हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। हमने आप लोगों के लिए जो है लगभग 30 लेक्चर क्रैश कोर्स के डिज़ाइन किए हैं, जो कि 12th एग्ज़ाम के बाद जो आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग के, उसके वो काम आएंगे। और उसमें जो है वो फार्मूले और उनका डिटेल है, साथ में हम उनका पीडीएफ भी डाल रहे हैं। और उनका जो डिटेल फार्मूलों का है वो बोर्ड में भी लिखा जाएगा, इसलिए आप बोर्ड से या पीडीएफ से, दोनों से स्टडी कर सकते हैं। एक पीडीएफ निकालने से आपको थोड़ा इजी रहेगा। थ्योरी जो है वो आपकी उसमें ऑलरेडी नोट है, तो लर्न करने में भी आसानी रहेगी। जिन लोगों के पास मैथ नहीं है या जो मेडिकल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए जो है वो लोग जो हमने प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ पर जो है वो मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के 5 लेक्चर हैं, उनको आप ज़रूर देखें और वहाँ भी उनका जो है वो पीडीएफ पड़ा हुआ है। ओके, तो ये जो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम यूनिट डायमेंशन जो कि बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, और एरर एनालिसिस है। इसके अलावा वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज वगैरह हैं, उनका डिस्कशन करेंगे। हो सकता है कि किसी एग्ज़ाम में कोई टॉपिक आपके सिलेबस में ना हो और अदर में हो, तो आप उसी के अकॉर्डिंग टू अपना प्रिपरेशन देखकर सिलेबस को करें। ओके, और जो ऑब्जेक्टिव हम अपने क्रैश कोर्स में लगवाएँगे, उनको आप ज़रूर प्रिपेयर करें। इसके अलावा जो पीडीएफ दे रहे हैं, उसमें भी ऑब्जेक्टिव हैं लास्ट में, तो उनको भी लगा सकते हैं। पहले आप प्रेफ़रेंस करना, जो हम ऑब्जेक्टिव लगवाते हैं क्रैश कोर्स में, उनको आप ज़रूर लगाएँ। ओके, तो आपको मालूम होगा कि जो फिज़िकल क्वांटिटी होती हैं, हम उनको डिफ़ाइन करते हैं कि क्वांटिटी हैं जो कि जिनको कि हम मेज़र कर सकें, ठीक है ना? और फिज़िक्स के जो लॉ हैं, उनको हम उनके बेस पर हम डिफ़ाइन कर सकें। जब हम किसी फिज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो आपको मालूम होगा उसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों आते हैं, ठीक है ना? और जो यूनिट हैं आपकी, वो फंडामेंटल यूनिट हैं और ड्राइव्ड यूनिट हैं, ठीक? तो फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट, फंडामेंटल आपको मालूम है मास का है, जैसे लेंथ है, तो इनमें जो है वो ये बेस यूनिट हैं। इन्हीं को मिलाकर या इनको मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके हम ड्राइव्ड यूनिट बनाते हैं। जैसे वेलोसिटी की है मीटर पर सेकंड, तो मीटर और सेकंड दोनों फंडामेंटल हैं, उनको मिलाकर वेलोसिटी की यूनिट बनानी है। ओके, तो इसके अलावा जो मेजरिंग सिस्टम है, पीडीएफ में भी दिए हुए हैं। जो मेजरिंग सिस्टम है, आपको मालूम है एमकेएस है, सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है, और पुराना आपका एफपीएस सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम। इसके अलावा इस समय हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है कि इसमें आपका जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो आपको मालूम है। मास है, बाद में डायमेंशन में मालूम है उसको, मास को कैपिटल एम, लेंथ को एल से, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिक चीज़ है। इनकी यूनिट है केजी, लेंथ की जो है आपकी मीटर है, टाइम की सेकंड है, जो जनरल में हम यूज करते हैं। टेम्परेचर को थीटा से, और इसकी यूनिट केल्विन में लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, ये एसआई सिस्टम में है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है, इसकी यूनिट कैंडला है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो चैप्टर है वो पहले 12th सिलेबस में था, वो उसको हटा दिया गया है। अब जनरली वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी नहीं आता है, तो उसका आगे डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, ठीक है ना? ये जो लाइट इमिट होती है या जो रेडिएशन होते हैं इमिट, उनकी जो है इंटेंसिटी से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है? उसमें बहुत सारी यूनिट थी, कैंडला है, लक्स है, बहुत सारी थी वहाँ पर। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है वो लाइट की इंटेंसिटी से रिलेटेड वर्ड है, यूनिट इसकी कैंडला है। क्वांटिटी ऑफ मैटर आप सभी लोग केमिस्ट्री में जानते हैं, मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट जो है वो मोल है, ठीक? तो ये तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज थी। इसके अलावा ये सप्लीमेंट्री फिजिकल 2 क्वांटिटी और ऐड हुई हैं। एक इसमें प्लेन एंगल है, दूसरा सॉलिड एंगल है। देखिए, प्लेन एंगल जो है वो उसकी यूनिट रेडियन है, और सॉलिड एंगल की जो यूनिट है वो स्टेरेडियन है, ठीक? इसमें प्लेन एंगल जो है, जैसे कोई आपका सर्कुलर आर्क है, ये आर्क है, ये आपका जो है वो सेंटर पर एंगल थीटा बना रहा है, और इसकी जो रेडियस है वो आर है। तो जो एंगल थीटा है वो आर्क बाई रेडियस होता है, इसकी यूनिट रेडियन है। यहाँ पर जब हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये बात आती है कि जो आपका रेडियन है या जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है, इनकी यूनिट यूनिट तो होती है, लेकिन इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में कि कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट हो और डायमेंशन ना हो, तो उसके ये एग्जाम्पल हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो जो प्लेन एंगल है आपका, उसकी यूनिट रेडियन है, आर्क बाई रेडियस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 180 डिग्री पाई रेडियन है, और 1 रेडियन जो है आपका 57.7 डिग्री के नियरली इक्वल है। तो बेसिक चीज़ें यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं, कम से कम आप उनको जरूर लर्न करना। स्टेरेडियन जो है वो 3D में, जो जैसे कोई ये हम ले लें अपने हाथ को, हमने ये कर्ड सरफेस बना दिया,
या कोई स्फीयर ले लो, तो उसका एक पार्ट है और वो अपने सेंटर पर एंगल जो बनाता है वो सॉलिड एंगल बोलते हैं। ये 3D में है और प्लेन एंगल 2D में है। और एक बात और याद रखना कि जो 2D में ये आर्क बाई रेडियस आप बनाते हैं, नेचुरल है अगर कोई सर्किल कंप्लीट होगा, जैसे ये सर्किल आपका कंप्लीट है, तो ये जो सेंटर पर टोटल एंगल बनाता है वो आपको मालूम 2 पाई एंगल होता है, ठीक है ना। तो अगर ये सर्कुलर शेप में है तब भी सेंटर पर 2 पाई बनाएगा, ठीक। और अगर ये डिसेप्ट है, डिसेप्ट का मतलब मेरा ये है कि इस तरह से कोई भी बना दो और अंदर के किसी भी पॉइंट पर, सेंटर पर ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो सेंटर होगा नहीं, तो अंदर के किसी भी पॉइंट पर चाहे वो डिसेप्ट कर्व बना दें, आपका क्लोज होना चाहिए। अगर वो क्लोज है तो हमेशा अंदर किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बनाता है वो 2 पाई बनाता है। 2 पाई आपको मालूम है 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब 3D में देखें, जैसे 3D में ये हमने कर्व सरफेस ले लिया है, ये अपने सेंटर पर, फिलहाल आप सिमेट्रिकल लेके चलें, तो जो एंगल सेंटर पर बनाएगा उसे हम स्मॉल एंगल की वजह से हमने डी ओमेगा लिख दिया है। आप लार्ज एंगल हो तो ओमेगा लिख दें, और सिंबल में हम ओमेगा में ये भी यूज करते हैं, ठीक है। तो डी ओमेगा जो एंगल यहाँ पर 3D में बनेगा वो टोटल आपका जो है यहाँ का एरिया अपान ये डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। इसमें आर्क है यानी लेंथ अपान रेडियस है, इसमें ये एरिया होगा। ये हमने हाथ ऐसे बनाया, ये जो कर्व सरफेस है इसका एरिया होगा डेल्टा ए, और उसमें आर स्क्वायर को डिवाइड करते हैं। लेंथ है जो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की, ये जो एंगल बनेगा, ठीक, इसे हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। और कोई भी क्लोज सरफेस हो, जैसे वहां पर 2 पाई बनता है, वैसे कोई भी क्लोज सरफेस हो, चाहे वो सिमेट्रिकल हो चाहे वो एसिमेट्रिकल हो, जैसे स्फेरिकल बॉडी है तो सिमेट्रिकल है, अगर मान लीजिए आप स्फेरिकल बॉडी को डिसेप्ट कर दें तो एसिमेट्रिकल हो जाएगी। हर कंडीशन में अंदर के किसी भी पॉइंट पर, सेंटर नहीं, स्फेरिकल में तो हो या वैसे हो, सिमेट्रिकल हो या एसिमेट्रिकल हो, अंदर के किसी भी पॉइंट पर वो एंगल हमेशा 4 पाई स्टेरेडियन बनाती है। तो हमने यहाँ लिख दिया है, बाई क्लोज्ड सरफेस टोटल एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर या आउट ऑफ सेंटर, सेंटर or point interior of the surface या inside the surface or points inside the surface, ठीक है ना। सभी कंडीशन में अंदर जो एंगल बनेगा वो 4 पाई बनाता है। इसकी बहुत ज्यादा सॉलिड एंगल की जरूरत नहीं पड़ती है। जो 12th में आपने अगर ठीक से किया हो तो ध्यान होगा, गॉस लॉ में इसकी जरूरत पड़ती है। बाकी आप इसकी यूनिट और वो ध्यान रखें डायमेंशन के बारे में। तो कुछ जो आपकी यूनिट है जिसमें लेंथ वगैरह की जो हम मेजरमेंट करते हैं, उसमें कुछ चीज़ों को आपको लर्न रखना है, ओके। तो वो हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। जैसे ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ए यू से रिप्रेजेंट करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये एवरेज डिस्टेंस है, जो सन का सेंटर है वहां से लगाकर जो अर्थ का सेंटर है उसके बीच की डिस्टेंस है। सन के सेंटर और अर्थ के सेंटर हमने लिख भी दिया है। एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो है वो 1.496। अगर लर्न रखें तो राउंड फिगर में लर्न करना, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है ना। ये हैं जरूर स्मॉल चीजें, लेकिन ये यूज में आती हैं, इसलिए आप लोग जो हैं स्पेशली जो मेडिकल का दे रहे हैं वो जरूर इनको लर्न कर लेना। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होगी, ओके। इसी तरह से, और ये भी ध्यान रखना वहाँ पेपर में ये भी आ सकता है, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट है उसकी डायमेंशन क्या है, या किसकी यूनिट है, लेंथ की है, टाइम की है, ठीक है ना, या डिस्टेंस की है, ये भी पूछ सकते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस की है। उसी तरह से ये लाइट ईयर है, ये भी डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, छोटे क्लास में भी पढ़ा है आपने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, यानी 1 ईयर में, 1 साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा लाइट, उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। तो ये डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वैसे लाइट वेलोसिटी को c से लिखते हैं, तो यहाँ पर तो लाइट वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ है, और जो 1 ईयर है उसको सेकंड में चेंज कर लें। 365 डेज में 24 मल्टीप्लाई करें आवर, और 1 आवर में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो इनको सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर नियरली आएगा, जिसको आप लर्न करें तो 9.5 लर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से एक और ये यूनिट है, ये पैरालैक्टिक सेकंड है। पैरालैक्टिक सेकंड जो है पारसेक, ठीक। इसके लिए ये यहाँ पर जो, इसको हम बोलते हैं 1 पारसेक, जबकि ये जो आर्क है इससे लिया गया है थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, जबकि ये आर्क की लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब आप समझ गए होंगे, ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक की डिस्टेंस
उसको हम, ये लार्ज डिस्टेंस है जो कि हम जब कोई स्फेरिकल जो आपकी हेवनली बॉडीज हैं उनमें हम इनको यूज करते हैं, या बहुत लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसका आर्क है, और इसकी जो ये रेडियस है ये पारसेक बोली जाएगी, पैरालेक्ट्रिक सेकंड, और तब जो एंगल बन रहा है वो आपका 1 सेकंड बन रहा है। यानी कि ये आर्क हो, ये रेडियस और ये एंगल 1 सेकंड हो, तब ये रेडियस 1 पारसेक कहलाती है। पारसेक शॉर्ट फॉर्म है, पैरालेक्ट्रिक सेकंड बोलते हैं। थीटा आर्क बाई रेडियस हो गया। यहाँ पर हमें आर का कैलकुलेशन करना है पारसेक का, ठीक है। पहले एंगल को आप उसमें कन्वर्ट करिए अपना, तो ये आपका जो 1 सेकंड है इसको 1/60 मिनट बनाया, ठीक है ना। और ये जो मिनट बनाया इसको डिग्री में कन्वर्ट करें, ठीक है। ये डिग्री में आप इस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है ना। ये डिग्री की यूनिट है, ठीक है ना, ध्यान रखना, टाइम की नहीं है। तो ये 1 सेकंड जो है इसको फिर रेडियन में कन्वर्ट कर दें, इसमें पाई/180 मल्टीप्लाई करके। इनकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लर्न करने की जरूरत है, लेकिन कम से कम कन्वर्जन आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर एंगल आपने 1 सेकंड लिया है, तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे 1 सेकंड के लिए, और आर का एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ पर मालूम है, तो इसलिए 1 पारसेक जब निकालेंगे तो R इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाई 1 सेकंड। ये वैल्यू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर आ रही है। रफली लर्न करना, ठीक है ना। तो ये तीनों फिगर आप लर्न कर लेना, बाकी ये रिलेशन निकालें। अगर रिलेशन आप लर्न ना करें तो वहाँ पर तुरंत निकाल लें, क्योंकि ब्रॉड सिलेबस है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर, और 1 पारसेक में 1 लाइट ईयर जो है वो 6.328 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और 1 पारसेक जो है वो 3.26 लाइट ईयर के इक्वल है। तो जितना आप लर्न करने की आपकी कैपेसिटी हो उतना आप उसी हिसाब से उसको लर्न करें और अदर फिर यूनिट को देखें। हाँ, इसी तरह से ये जो 1 मीटर है ये 6.67 इंटू 10⁻12 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल होगा, या आप इसको वहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं अगर वो लर्न है तो। लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास जो है वो 1 CSL है, ये चंद्रशेखर लिमिट है साइंटिस्ट के नाम पर। ये 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन है, ओके। कुछ स्मॉल मेजरमेंट हैं जो आप फिजिक्स में बहुत यूज होते हैं और जनरली आपको ये लर्न होंगे। तो 1 माइक्रोन या माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर, ऐसे ही वो कैपेसिटी की जब यूनिट होती है तो माइक्रो फैरड लिखते हो, तो 10⁻6 फैरड। तो माइक्रो को जनरल में ध्यान रखें, 10⁻6 होता है। नैनोमीटर में nm, इसमें n से ध्यान रखें 9 होता है, 10⁻9 मीटर। एंगस्ट्रॉम आपको मालूम होगा 10⁻10 मीटर है। फर्मी जो है, ये डिस्टेंस जो फर्मी है वो न्यूक्लियस के अंदर बहुत स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट के काम ये आती है। तो 1 फर्मी या फेम्टोमीटर भी बोलते हैं, FM से लिखते हैं 10⁻15 मीटर। ये आपका एरिया की यूनिट है। 1 बॉर्न 10⁻28 मीटर स्क्वायर है, और एटॉमिक मास यूनिट आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, AMU 6.67 इंटू 10⁻12 kg। उसी तरह स्मॉल टाइम के लिए 1 शेक यूज होता है, शेक 10⁻8 सेकंड है। प्रेशर की यूनिट प्रेशर के चैप्टर में डिटेल में करेंगे, यहाँ थोड़ा बेसिक ये ध्यान रखें। 1 बार 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल भी बोलते हैं। मिली बार 10⁻² पास्कल के इक्वल है। 1 टॉर 1 mm ऑफ मरकरी कॉलम के इक्वल है। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 76 मरकरी कॉलम के, वैसे ही 1 टॉर 1 मिलीमीटर ऑफ Hg कॉलम के इक्वल होगा हाइट के, ठीक है ना। आप फिजिक्स में बेसिक थ्योरी में ऑर्डर पढ़ते हैं, जैसे कोई बहुत लार्जेस्ट डिस्टेंस या बहुत स्मॉलेस्ट होती है यूनिट वगैरह कोई भी, तो उसको पावर में केवल लिख दिया जाता है 10⁻² के पावर में। तो द वैल्यू नियरेस्ट टू द एक्चुअल वैल्यू ली जाती है। ऑर्डर को फाइंड करने के लिए हम √10 की वैल्यू जो 3.16 है नियरली, अगर इससे कम वैल्यू है तो हम 10⁻0 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब पावर इंक्रीज नहीं करते हैं। अगर √10 से वैल्यू ज़्यादा है तो 10⁻1 का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं। एग्जाम्पल से समझ लें, जैसे हमने ये एग्जाम्पल लेंथ लिया है 31,000 मीटर, तो इसमें पहले तो इसको हमेशा आप 1 डेसिमल डिजिट में लिखें, 3.1 इंटू 10⁻4। अब जो 3.1 है उसकी वैल्यू √10 से कम है,
तो जो ऑर्डर है वो इसमें इंक्रीज नहीं होगा, ऑर्डर 10⁻⁴ रहेगा। जैसे ये लिया हमने 35 और इसमें 50 है मीटर, तो ये 3.5 में पहले लिखें 10⁻⁶। ये जो 3.5 है इसकी वैल्यू √10 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन है, इसलिए आप एक पावर को इंक्रीज कर लें तो यहाँ पर 10⁻7 ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है ना। उसी तरह से राउंडिंग ऑफ के रूल, राउंडिंग ऑफ के रूल में ध्यान देना, जैसे आपका 4.54 है तो राउंड ऑफ करते समय सबसे पहले ये देखना है कि हमें डेसिमल के कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। जैसे इसमें डेसिमल के 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है 4 और 5 को, तो उसके बाद का डिजिट चेक करें, ये 4 है, अगर ये 5 से कम है तो नंबर को एज इट इज लिख देते हैं, उसमें कोई इंक्रीज नहीं करते हैं नंबर को। तो 4.5 का जो है 4 का राउंड ऑफ 4.5 होगा 2 डिजिट तक। इसी तरह 8.63 में हमें 8.6 तक रखना है आंसर, 3 को राउंड ऑफ करना है, तो 3 5 से कम है इसलिए 8.6 ही लिखें। इसमें 19.46, इसमें 19.4 तक राउंड ऑफ करना है, 4 के बाद जो वैल्यू 6 है वो 5 से ज़्यादा है, इसलिए एक वैल्यू आप इंक्रीज कर दें यानी कि 19.5। ऐसे ये 13.77 है, इसे 13.7 तक राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पर एक वैल्यू जो है इसको आप हटाएंगे, ये 5 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर एक वैल्यू इंक्रीज कर लें यानी कि 13.8 कर लें। ऐसे ये 8.351 है, इसमें ध्यान देना जो हम राउंड ऑफ करते हैं, अगर ये वैल्यू इसमें 5 से कम थी, इसमें 5 से ज़्यादा थी, अगर 5 आ गई तो क्या करेंगे, तो पहले देखें 5 के बाद जो नंबर लिखा हुआ है वो नॉन जीरो है क्या, यानी कि 1 से लगाकर 9 तक, तो ये 1 लिखा हुआ है, तो इसमें फिर आप एक इंक्रीज कर देंगे, 8.4 आंसर होगा। जैसे ये 19.258 है, हमें 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो 19.3 आंसर होगा, क्योंकि 5 के बाद 8 लिखा हुआ है, यानी 5 के बाद कोई भी नंबर लिखा हो तो एक इंक्रीज कर देंगे। अब अगर केवल 5 हो या 0 लिखा हो, जैसे ये है 4.450 और ये है 4.45, तो 4 पॉइंट हमें 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, यानी 4.4 तक राउंड ऑफ करना है। तो अब इसके बाद 5 है, तो इसके बाद चेक करिए कि जो 5 लिखा है उसके पहले का नंबर इवन है या ऑड है। जैसे हमारा 4.4 है, जहां तक हमें राउंड ऑफ करना है, तो ये इवन है, इवन में कोई इंक्रीज नहीं करते हैं नंबर को, सीधे 4.4 लिखेंगे। सिमिलरली अगर 0 नहीं है, 4.45 है, तब भी 4.4, ठीक है। अब ऊपर वाला देखिए 6.55, हमें डेसिमल के 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, यानी कि 6.5 तक करना है। तो अब जो 5 को हमें हटाना है, उसके बाद कोई नंबर तो लिखा नहीं है, तो उसके पहले का नंबर चेक कर लें। अब वो ऑड है तो ऑड में एक नंबर को इंक्रीज कर दे, इवन में नहीं करते हैं, ठीक है, तो आंसर 6.6 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से 8.375, इसमें हमें 8.37 तक राउंड ऑफ करना है, इसके बाद 5 है, लेकिन 5 के पहले का जो नंबर है ये ऑड है, इसलिए वहां पर एक इंक्रीज कर लें, यानी अगर 5 आ जाए और उसके बाद कोई नंबर नहीं है तो इवन और ऑड को चेक करते हैं, ठीक है ना। अब हम सिग्निफिकेंट फिगर का डिस्कशन करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर में पहली बात ये समझ लें, जो हम इसको डिफाइन करते हैं, जैसे आप किसी स्केल से कोई मेजरमेंट करते हैं, मान लीजिए उसमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर में जो है वो स्केलिंग की गई है, आपने आंसर दिया 3.1, तो जो 3 है वो बिल्कुल सर्टेन डिजिट है, यानी श्योर हैं आप उसके बारे में कि 3 जरूर होगा। लेकिन जो 1 होता है, अगर 1 से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा वैल्यू होगी तब भी आप 3.1 बोलेंगे। जो कम और ज़्यादा वाली वैल्यू है वो आपका वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज से मेजरमेंट होता है, जिसका डिस्कशन हम इस लेक्चर में करेंगे। तो जो सर्टेन डिजिट होता है उसको लेते हैं, और जो रिलायबल नहीं है, अनसर्टेन है, एक उसको भी लेते हैं, उसको मिलाकर सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाता है। यानी 3.1 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब आप सीधे इनके सिग्निफिकेंट फिगर के रूल ध्यान रखें। जैसे अगर कोई नंबर दिया है और उसमें कोई जीरो नहीं है, ना बीच में है, कहीं भी है, यानी नॉन जीरो डिजिट है, तो उसमें टोटल नंबर सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यहाँ पर ये 3 + 2 ये 236.5 बना है, इसमें 5 डिजिट है तो सिग्निफिकेंट फिगर 5 होंगे। अगर उसके बीच में जो जीरो आते हैं वो नंबर के अगर बीच में आते हैं, यानी कि ना स्टार्टिंग में है ना लास्ट में है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में लेने हैं, यानी कि इसमें 3 और 2 मिलाकर 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर जीरो लेफ्ट में आ रहे हैं, जैसे थर्ड पॉइंट है 0.00034, तो लेफ्ट के जीरो आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, डेसिमल लगा हो ना लगा हो, किसी भी कीमत पर आपको केवल इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर राइट में 2 जीरो आए तो
राइट में अगर 0 दिए हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लिए जाते हैं, लेकिन डेसिमल नहीं लगा होना चाहिए। तो फोर्थ एग्जाम्पल में देखें, ये 87600 है, इसके 00 हटा दें, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 होंगे। अगर इसमें हम डेसिमल लगा देते हैं तो फिर ये 0 लेने हैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर में। वो इसलिए लेते हैं कि ये मानते हैं कि जैसे आपने किसी इंस्ट्रूमेंट से ये रीडिंग ली होगी तो वो डेसिमल के 2 डिजिट तक एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है, इसलिए वो 876.00 जो है इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यानी कि अगर लास्ट में 0 है राइट में, अगर डेसिमल नहीं लगा है तो फिर नहीं लेना है सिग्निफिकेंट में, अगर डेसिमल लगा है तो लेना है। जैसे यहाँ पर ये डेसिमल लगा है 6 नंबर में, तो लेफ्ट के तो लेने ही नहीं है 0, तब राइट के 0 आपको लेने हैं। इसका मतलब 3 + 2 मिलाकर इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 99 और 3 0 लगे हैं, ठीक है, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसके अलावा ये थोड़ा सा बोलते हैं कि जैसे कोई आप नंबर को किसी में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो नंबर को हम जैसा रिक्वायरमेंट क्वेश्चन के अंदर होगी हम उसके अकॉर्डिंग टू, जैसे आपने सरकमफ्रेंस निकाला उसको 2πr लिखते हैं फार्मूला। अब जो 2 की वैल्यू है वो जो रेडियस ली गई है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर में, उस हिसाब से 2 को सेटिंग की जाती है। तो जो नंबर 2 है उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो इनफाइनाइट लेते हैं, क्योंकि 2 को हम 2.0 भी लिख सकते हैं, 2.000 भी लिख सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट हो। जैसे आपने रेडियस में 2 डिवाइड कर रहे हैं तो ये नंबर है, ये डिपेंड करेगा कि रेडियस आपने कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक ली गई है, ठीक है ना। इसको फिर आगे जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें और थोड़ा क्लियर होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर में आप जो है वो बेसिक ये रूल जो है वो उनको ध्यान रखें बिल्कुल। देखिए, अगर आप यूनिट को चेंज करते हैं तो नेचुरल है कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो चेंज इन यूनिट कैन नॉट चेंज द सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मान लीजिए आपने रीडिंग ली 4.37 मीटर, अब आपने इसको सेंटीमीटर में लिख दिया तो आप 437 सेंटीमीटर लिखेंगे, मिलीमीटर में लिख दिया तो फिर एक 0 और बढ़ा देंगे। अगर आप थ्योरी के अकॉर्डिंग टू देखेंगे तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, लेकिन हमने यहाँ पर 0.00340 किलोमीटर लिया है। अब इसको हमने मीटर में चेंज किया तो ये 3.40 मीटर आया, 1000 मल्टीप्लाई कर लिए। इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, इसमें भी जो है वो 3 सिग्निफिकेंट है, क्योंकि डेसिमल लग गया है इसलिए ये 0 लिया जाएगा। अब अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो 340 सेंटीमीटर आएगा, ठीक, और अगर मिलीमीटर में करेंगे तो 3400 मिलीमीटर आएगा। तो यहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम ये नंबर में हम क्या करते हैं कि ये 0 नहीं लेते हैं सिग्निफिकेंट में, तो यहाँ 2 रह गए और यहाँ भी 2 रह गए सिग्निफिकेंट फिगर, जबकि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर जो थे वो 3 थे। तो इसका मतलब है कि और यूनिट अगर चेंज करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसको अवॉइड करने के लिए कंफ्यूजन को हमेशा कहते हैं कि थ्योरी में जब भी आप यूनिट को चेंज करें तो 10 की पावर लगाएं, ठीक है ना। कुछ बुक्स में अपने आप नहीं लेना कि फॉरेन बुक्स में देते हैं कि अगर नंबर की बजाय सेंटीमीटर और मीटर लिख दें तो उनको लेना है सिग्निफिकेंट में, लेकिन आपके यहाँ थ्योरी में नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि आप जब भी चेंज करें तो पावर लगाएं 10 की। जैसे आपने 4.700 मीटर लिया है, अब इसको आपको अगर चेंज करना है यहाँ पर मीटर से सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर 10 पावर 2 सेंटीमीटर लगाएं। अगर इसी को किलोमीटर में चेंज करना है तो 10⁻³ किलोमीटर लगाएं। इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट 4 है, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। तो जो एक्यूरेट मेथड है इस चैप्टर में जो हम यूज करते हैं उसमें यही है, अगर आप यूनिट को चेंज करते हैं तो पावर में लगाएं, नहीं तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि वैल्यू है ना, रीडिंग है, ठीक। तो इसके अलावा ये 2 पॉइंट बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना कि वी राउंड ऑफ, जैसे ये 1546.2 है, इसको हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में इसकी जरूरत कैलकुलेशन में पड़ेगी, तो अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आपको राउंड ऑफ करना है तो इसका मतलब 3 डिजिट यहाँ पर होने चाहिए, लेकिन आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं बहुत लार्ज क्वांटिटी में। ऐसा नहीं है कि आप 155 ये राउंड ऑफ करेंगे तो 6 का है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर एक रीडिंग इंक्रीज होगी
4 की जगह 5 होगा, क्योंकि ये वैल्यू 5 से ज़्यादा है। लेकिन अगर आंसर आपने 155 लिख दिया तो आंसर बहुत चेंज हो जाएगा, इसलिए इसकी जगह 0 लगाएं, और 0 सिग्निफिकेंट फिगर में लास्ट में नहीं लिया जाता है, इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 3 है, तो ये राउंड ऑफ हो गया, ये नंबर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। आंसर लिखते समय बहुत अलर्ट रहना। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल ये लिया है, इसको अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है तो 1 2 3, और ये 4 है, 5 से कम है, इसलिए इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन एक 0 लगाया जाएगा। अब आप अर्थमेटिक ऑपरेशन को देखें विद सिग्निफिकेंट फिगर के साथ हम कैसे करेंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक ही रूल है। क्या है? जैसे एक हमने नंबर लिया, ये 24.36, ये 0.00623, ये 256.2, और इनको प्लस करना है, तो ये आंसर आया 280.6223। जब हम एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन, तो इसमें देखा करें कि डेसिमल के सबसे मिनिमम प्लेस तक कौन सा है क्वेश्चन में। इसमें डेसिमल के 2 प्लेस हैं, इसमें डेसिमल के 5 प्लेस हैं, इसमें डेसिमल का 1 प्लेस है। तो तुम्हें जो आपको जो आंसर देना है वो डेसिमल के 1 प्लेस में देना है। इसका मतलब है कि हमें आंसर यहीं तक लेना है। तो ये तो 2 है, 5 से कम है, इसलिए राउंड ऑफ कर दीजिए, राउंड ऑफ की जरूरत यहीं पर पड़ेगी। इसको राउंड ऑफ कर दें तो ये आंसर 280.6 हो गया। इसी तरह से मल्टीप्लाई, इसमें सॉरी नेगेटिव में देखें पहले सब्ट्रैक्शन में, ये 12.587 में हमने माइनस किया 12.5 का, तो ये आया 0.087। ये डेसिमल का 1 प्लेस है, ये डेसिमल का 3 प्लेस है। हमें जो आंसर देना है वो डेसिमल के 1 प्लेस पर देना है। इसका मतलब है कि हमें 0 के बाद, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट को लेना है। तो नेचुरली यहाँ 8 है, तो इसको 1 बढ़ा दीजिए, तो 0.1 आंसर हो गया। राउंड ऑफ 1 डेसिमल प्लेस हमने ये लिखा है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल ध्यान रखना, ठीक। इसी तरह से मल्टीप्लाई और डिवीजन में आइए। मल्टीप्लाई डिवीजन में हम टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। यहाँ एक और हमने ये सब्ट्रैक्शन किया है, 9.52037 में 6.395 को माइनस कर दिया, तो ये 3.12537 आया। इसमें डेसिमल के 3 प्लेस हैं, इसमें 5 प्लेस हैं, इसलिए जो आंसर देना है वो डेसिमल के 3 प्लेस तक देना है, यानी कि यहाँ तक रहना है, ठीक। तो 3 5 से कम है, इसलिए जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, 3.125 में आंसर जाएगा। अब मल्टीप्लाई और डिवीजन पर आइए। ये इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करना, इसको डिवाइड करना है। ये 25.2 है, ये 1.374 है, ये 33.3 है। इनको कैलकुलेशन करने में ये आंसर आता है। यहाँ ठीक से चेक करें, इसमें हम टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, डेसिमल का प्लेस नहीं देखते हैं। इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, इसमें आपके 4 हैं, इसमें 3 हैं, तो जो आंसर देना है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। यहाँ देखिए राउंड ऑफ की जरूरत पड़ेगी। 3 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है कि आंसर 103 यानी 3 तक रहना चाहिए, यहाँ तक। अब 3 के बाद 9 है, तो पहली बात तो 3 को बढ़ाइए, 4 करिए, ठीक। और आंसर यहाँ तक नहीं दें, एक 0 और लगाएं, जिससे कि आंसर में बहुत वेरिएशन ना हो। आप 103 नहीं लिख, 104 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जरा राउंड ऑफ का ये हमने 2 एग्जाम्पल लिए, और ये चीज बहुत ध्यान रखना पेपरों में, ठीक। इसी तरह से एग्जाम्पल ये लिया है, इसमें 0.995 है, ये 1.53 है, ये 1.592 है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 4 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं। हमें आंसर 3 में देना है। कैलकुलेशन के बाद ये आंसर आया, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक देना है। 0 तो लेते नहीं है लेफ्ट में सिग्निफिकेंट फिगर में, तो 9 6 और 5 के बाद यहाँ नंबर लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक इंक्रीमेंट करेंगे। अगर 5 के बाद कोई भी नंबर हो 1 से 9 तक, तो यहाँ पर एक इंक्रीमेंट करना है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अगर वॉल्यूम क्यूब का दिया है आपको 2.32 मीटर क्यूब, और अगर वॉल्यूम निकालना है 10 क्यूब का, और 10 इसमें मल्टीप्लाई किया, तो ध्यान रखना इसमें तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, लेकिन आंसर 3 में दिया जाएगा। हमने सिग्निफिकेंट फिगर के लास्ट एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया है कि जो नंबर इस तरह के मल्टीप्लाई किए जाते हैं उसमें आप मानकर चलें कि इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक। तो हमें मिनिमम में देना है, इसमें 3 है, इसमें इनफाइनाइट है, इसलिए इसमें आंसर 3 में दिया जाएगा, ठीक। यानी नंबर अगर किसी चीज में मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ठीक। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि 10 कोई ब्लॉक है, उनका मास दिया हुआ है, और फिर उसमें मास 1 का पूछा जाए, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 नंबर होगा,
ठीक? तो उसको आपको नहीं लेना है, अच्छी तरह से ये बात ध्यान रखें। इसके बाद हम एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन का डिस्कशन करेंगे। देखिए, एक्यूरेसी की सीधी मीनिंग है कि आपका जो वैल्यू है, उसके जो आपने रिजल्ट इंस्ट्रूमेंट से निकाला है, वो उसको कितने एक्यूरेट है। यानी कि एक्यूरेसी मीन्स हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, यानी कि जो ट्रू वैल्यू है क्वांटिटी की, उसके कितने क्लोज आपने आंसर को दिया है। ठीक है ना? और प्रिसीजन का मीन्स मतलब है कि कितने रिजोल्यूशन यानी डेसिमल के कितने पॉइंट तक आपने आंसर दिया है। ये डिपेंड करेगा आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट कितना है। प्रिसीजन मीन्स व्हाट रिजोल्यूशन आर लिमिट the quantity is measured by the measuring instrument, it is determined by the least count of the measuring instrument। जैसे आप स्केल से मेजरमेंट करते हैं, मान लीजिए आपने 3.1 रीडिंग दी, अब रीडिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, मान लीजिए 1 से थोड़ी रीडिंग ज़्यादा है, तो आपने वर्नियर कैलिपर्स का यूज किया और आपने मान लीजिए आंसर दिया 3.11, तो 3.11 नेचुरल है कि मोर प्रिसाइज है। ठीक? अगर आप स्क्रू गेज से करेंगे तो वो डेसिमल के 2 प्लेस तक दे देगा मिलीमीटर में। ठीक? तो वो और प्रिसाइज हो जाएगा। इसका मतलब है कि लीस्ट काउंट जो है वो जितना कम होगा उतना प्रिसीजन ज़्यादा होगा। इट इज डिटरमाइंड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, स्मॉलर द लीस्ट काउंट ग्रेटर इज द प्रिसीजन। हम आपको प्रिसीजन और इसका एग्जाम्पल देते हैं अब। हाँ, आप एक्यूरेसी को जरा यहाँ से भी समझें। एक्यूरेसी डिपेंड करती है सिस्टमेटिक एरर पर, यानी कि जो आप जब रीडिंग लेते हैं तो उसमें जो एरर निकलती हैं उन पर डिपेंड करती है आपकी एक्यूरेसी। ठीक? और इम्प्रूव की जा सकती है अगर आप प्रॉपर एडजस्टमेंट करते हैं इंस्ट्रूमेंट का, तो कैन बी इम्प्रूव्ड बाई प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाई प्रिसीजन का मीनिंग है कि जो ऑब्जर्वेशन होंगे वो वेरी क्लोज टू ईच अदर होंगे। इसका मतलब जो रीडिंग आएंगी उनमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा। इस डायग्राम से आप इसको क्लियर समझ सकते हैं। ये ब्लैक कलर से हमने रियल वैल्यू दिखाई है, रेड कलर से जो ऑब्जर्वेशन आपने लिए हैं उनको दिखाया है। यहाँ ऑब्जर्वेशन जो है वो रेड कलर से, ये इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी लो है। लेकिन जो रीडिंग आ रही हैं वो पास पास हैं, उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वेरी क्लोज टू ईच अदर हैं, इसलिए ये हाई प्रिसीजन होगा। यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है, रेड कलर से रीडिंग है, वो रीडिंग जो आ रही है वो एक्यूरेट वैल्यू के पास में है, इसका मतलब हाई एक्यूरेसी है। लेकिन प्रिसीजन लो है क्योंकि दूर दूर आ रही हैं, रीडिंग में डिफरेंस ज़्यादा है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर लो प्रिसीजन है, लो एक्यूरेसी है क्योंकि एक्चुअल वैल्यू के बहुत दूर है रीडिंग, और प्रिसीजन लो है क्योंकि रीडिंग में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो रीडिंग रेड कलर से आ रही हैं और जो ब्लैक कलर है वो एक एक्चुअल वैल्यू है, तो इसमें हाई प्रिसीजन है, हाई एक्यूरेसी है क्योंकि रीडिंग पास में है ट्रू वैल्यू के और उनमें आपस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे कोई ट्रू वैल्यू 1.678 सेंटीमीटर है। ठीक? आपने किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट किया और उसका रिजोल्यूशन डेसिमल के 0.1 तक है, यानी 0.1 जो है वो रिजोल्यूशन उसका है पॉसिबल, तो उससे जो रीडिंग आई वो 1.5 सेंटीमीटर आई। अब एक और इंस्ट्रूमेंट से आपने मेजरमेंट किया जिससे जो रिजोल्यूशन जिसका 0.01 सेंटीमीटर तक है, उसमें डेसिमल के 2 डिजिट तक रीडिंग देता है, लेकिन रीडिंग आ रही है 1.38। तो जो फर्स्ट रीडिंग है वो उसके एक्यूरेट है लगभग थोड़ा सा, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा है, इसमें 1.3 है, तो फर्स्ट रीडिंग इज मोर एक्यूरेट है बिकॉज क्लोज टू ट्रू वैल्यू है, लेकिन प्रिसीजन उसका कम है। ठीक? क्योंकि वो डेसिमल के एक ही पॉइंट तक दे रहा है। ठीक है, लेस प्रिसीजन है, और जो सेकंड रीडिंग है वो लेस एक्यूरेट है बट मोर प्रिसाइज है क्योंकि रीडिंग डेसिमल के 2 डिजिट तक देता है। तो कहीं भी किसी ऑब्जेक्टिव में कोई वैल्यू दी जाए या इस टाइप का डायग्राम दे सकते हैं, तो आप वहां पर इसको समझ कर इसको कर लेना। ठीक? अब हम एरर एनालिसिस पर जाते हैं। एरर जो होता है, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू ट्रू वैल्यू है और जो आपने वैल्यू मेजर की है उसमें डिफरेंस को बोलते हैं। एरर जो है वो डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू है। कई तरह की एरर होती है, आप बुक्स से भी उसको थोड़ा समझ सकते हैं। हमने कुछ टाइप्स यहाँ लिखे हैं, सिस्टमेटिक एरर है, रैंडम एरर है, ग्रॉस एरर है। सिस्टमेटिक जो एरर होती है बाई वर्च्यू ऑफ द डेफिनेट रूल एंड आर नोन मालूम होती है ये एरर है और कैन बी मिनिमाइज्ड। ठीक? 3 पॉइंट हैं, बाई वर्च्यू ऑफ डेफिनेट रूल एंड आर नोन कॉमा लगा के और कैन बी मिनिमाइज्ड। इसमें ये डिफरेंस लिख रखे हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है जैसे किसी में जीरो एरर है पहले से ही,
ठीक है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव 0 एरर होती हैं वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज में। पर्सनल एरर है, आई साइट वीक है, आप मेजरमेंट करने में हर बार जो है वो अपनी रीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग टू जो है वो मिस्टेक कर रहे हैं। तीसरा है ड्यू टू इम्परफेक्शन इन प्रोसीजर, जो प्रोसीजर है उसका वो आप ठीक से अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट है आपका ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज है, जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, उनकी वजह से नहीं आ रही है रीडिंग। ठीक। और लीस्ट काउंट एरर भी हो सकता है, एक तरह से 0 एरर की तरह हो गया। ठीक। दूसरा ये आपकी रैंडम एरर है, हम इन्हीं की स्टडी करते हैं जनरली। एक्सीडेंटल एरर है, चांस एरर भी बोलते हैं। बाई चांस आप रीडिंग ले रहे हैं तो एरर आ रही है। आपने देखा होगा कि प्रैक्टिकल रूम में जब भी आप कोई प्रैक्टिकल करते हैं, एक बार रीडिंग ले ले तो दोबारा वो रीडिंग नहीं आती है, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस आता है। ये जो आप डिफरेंस आता है ये बहुत सारे कॉज इसके होते हैं। इनमें जैसे आप मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस को लगाकर करंट फ्लो करा रहे हैं तो हीटिंग की वजह से उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, जिससे उसकी रीडिंग चेंज हो जाती है। ठीक है ना। तो सेम ऑब्जर्वेशन में गेट डिफरेंट रीडिंग एवरी टाइम। दे फॉलो गॉसियन लॉ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको ये फॉलो करते हैं गॉसियन लॉ का। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस है, ये एरर है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव एरर है। ठीक है ना। तो इसमें 2 पॉइंट हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है प्लस एक्स एरर की यानी पॉजिटिव एरर की और नेगेटिव एरर की, यानी जो डिफरेंस निकालते हैं वो पॉजिटिव आ गई तो पॉजिटिव एरर है, रीडिंग से कम आ गई तो नेगेटिव एरर है। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो इस सेम है फॉर प्लस एक्स और माइनस एक्स की इस ग्राफ से। ठीक है। दूसरी, स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ एरर आर मोर लाइकली, जो स्मॉल मैग्नीट्यूड है उनके पॉसिबिलिटी ज्यादा है डिफरेंस की, यानी एरर में जो डिफरेंस कम हो उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ ज्यादा है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना। और जो लार्ज एरर है उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। ठीक। तो स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर आर मोर लाइकली देन द लार्जर मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। थोड़ा सा ये ग्राफ भी जो है आप लोग ध्यान रखना कि जिससे कोई रिलेटेड अगर कुछ पूछ दिया जाए तो ये आपका गॉसियन लॉ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ, ये जो रैंडम एरर है ये हम मिनिमाइज कर सकते हैं बार बार ऑब्जर्वेशन को लेकर। हमने लिखा है कि रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन। फिर उसके बाद उनका अर्थमेटिक मीन ले लो, टेकिंग अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। जब आप बहुत सारे ऑब्जर्वेशन को लेकर और उनका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो जो अर्थमेटिक मीन से जो वैल्यू आती है वो वेरी क्लोज होती है ट्रू वैल्यू के। हम उसी को ट्रू वैल्यू मानकर आगे जो है वो कैलकुलेशन करते हैं। ठीक। उसके बाद हम सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं इसमें। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू मतलब जो अर्थमेटिक मीन से निकली है, एंड इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, जो डिफरेंस है वो एब्सोल्यूट एरर है। तो अर्थमेटिक मीन पहले निकालें। जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लिए और उनकी रीडिंग A1 A2 डॉट डॉट AN है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन AN है, तो इनको सम करके इसमें n को डिवाइड कर दें, जैसे कि आप मीन निकालते हैं। ये केवल उनको सिग्मा से लिखने का सिंबल है। i = 1 2 3 डालते जाएं और सिग्मा से प्लस करते जाएं। इसकी वैल्यू को AM से लिखा गया है। ठीक। अब जब एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो जो आपने मीन निकाला है ऑब्जर्वेशंस का अर्थमेटिक मीन, उसमें इंडिविजुअल रीडिंग को माइनस करते जाइए, यानी कि डेल्टा A1 एब्सोल्यूट एरर इन A1 होगी AM माइनस A1। AM ये रीडिंग होगी और A1 को माइनस करें। इसी तरह से डेल्टा A2 होगी AM माइनस A2, डेल्टा A3 होगी और ये nth ऑब्जर्वेशन है। ओके। ये वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। ठीक। लेकिन जब आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालें तो इसमें से माइनस और को हटा दें, यानी कि सबका मॉड ले लें और मॉड लेने के बाद जो टोटल ऑब्जर्वेशन आए उनको प्लस किया और प्लस करने के बाद डिवाइडेड बाई n कर लें। नेचुरल है कि ये डेल्टा A मीन होगा, ये मीन एब्सोल्यूट एरर होगी, इसको हम लिखेंगे डेल्टा A मीन से। अब जब रिजल्ट दिया जाएगा तो वो इस टर्म में लिखा जाएगा, रिजल्ट में बी रिटन एज AM, यानी कि जो आपने ये मीन निकाला है ये प्लस माइनस जो आपने एब्सोल्यूट एरर निकाली है मीन, यानी कि डेल्टा A मीन, उसको में लिखेंगे। इसका मतलब है कि जो रीडिंग आपकी होगी, इट मीन्स मेजरमेंट कैन हैव एनी वैल्यू लेइंग बिटवीन AM प्लस डेल्टा A मीन एंड AM माइनस डेल्टा A, यानी कि प्लस और माइनस वैल्यू के बीच में जो रिजल्ट है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, वहां तक वो वेरी करेगी। ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर किसी भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में ऑब्जर्वेशन दिए हैं तो मीन निकालें, डिफरेंस निकालें और फटाफट उनका मॉड लेके प्लस करें और रिजल्ट को इस टर्म्स में लिख दें।
अगर रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर पूछी जाए तो फिर डेल्टा ए मीन में से ए एम को माइनस कर दें, यानी जो मीन निकाला है और जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली है उसमें से इसको डिवाइड कर दें, सॉरी, और फिर ये जो रिजल्ट आएगा ये रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर होगी। ठीक है, इसके बाद जब परसेंटेज एरर निकाला जाए तो 100 को इसमें मल्टीप्लाई कर दें। ओके, तो इस तरह से हम रैंडम एरर को जो है वो कैलकुलेशन करते हैं। अब हम ये ग्रॉस एरर हमने यहाँ लिख दिया। ग्रॉस एरर जो है वो इट इज ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर होती है या मिस्टेक्स की वजह से होती है। ठीक है ना, इसका जो है वो केवल यही है कि आप उसमें केयर रहें रीडिंग लेने में। ठीक है ना, उसको हम ग्रॉस एरर कहते हैं। हम कैलकुलेशन जो करते हैं वो रैंडम एरर का है। अब ये प्रोपोगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है नेक्स्ट आर्टिकल, इसमें हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे मेन आपके यहाँ यही आता है एरर में। देखिए, एरर इन ए सम, अगर दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर हैं उनके सम का एरर करना है। मान लीजिए रीडिंग ए और बी है, दो वैल्यू आपकी रीडिंग में है और डेल्टा ए डेल्टा बी आर एब्सोल्यूट एरर है, वो आप यहाँ पर निकाल चुके हैं। डेल्टा ए और डेल्टा बी इस तरह से निकाले जाएंगे डिफरेंस करके। ठीक, तो जो रिजल्ट होगा वो आपको मालूम है, अगर ए और बी दो रीडिंग हैं और सम करते हैं तो रिजल्ट ए प्लस बी होगा। लेकिन हम ये तो रिजल्ट हो गया, जो एरर होगी उसमें हम मैक्सिमम परमिसिबल एरर लेते हैं। हमने डायरेक्ट फार्मूला लिया है, डेरिवेशन नहीं। डेरिवेशन के लिए डिटेल्ड लेक्चर में जाएं आप। देन मैक्सिमम एब्सोल्यूट जो एरर होगी वो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगी, जिसको हमने डेल्टा एक्स से लिखा है। ठीक है ना, अब एग्जाम्पल से आप इसको चेक कर लेना। और रिजल्ट को हमने पहले ही बता दिया कि इस टर्म में लिखा जाता है ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए मीन के टर्म्स में। ठीक, सिमिलरली मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन डिफरेंस, जब डिफरेंस हो तो तब भी जो उनमें एरर होगी एब्सोल्यूट उनको प्लस करेंगे। ये हम मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, परमिसिबल एरर जो पॉसिबिलिटी होती है सभी कैलकुलेशन में। ठीक है ना, तो डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हम प्लस में भी यूज करेंगे, सम में भी और डिफरेंस में भी यूज करेंगे। अब आप एग्जाम्पल देख लें, जैसे ये हमने दो फोर्स दिए हैं, F1 36 प्लस माइनस 0.3 न्यूटन, दूसरा दिया है फोर्स 23 प्लस माइनस 0.5 न्यूटन। इसमें हमको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है इफ दे एक्ट इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। आपको मालूम है जब फोर्स सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनको हम प्लस कर देते हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब हम उनको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर जब सेम डायरेक्शन में है तो इन दोनों को जब प्लस करें तो इनकी जो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक, उनको अलग प्लस करें, यानी कि 36 प्लस 23 प्लस माइनस लगाएं, एरर मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर निकाली जाएगी, और इन दोनों को प्लस कर दें 0.3 और 0.5, तो ये आपका 59 प्लस माइनस 0.8 न्यूटन आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है ना, इसमें कभी कभी जो है वो फ्रैक्शनल और परसेंटेज के टर्म्स में भी लिखा जाता है, अभी आगे बताएंगे। उसमें फिर हम 0.8 को फ्रैक्शनल, हमने परसेंटेज ये बता रखा आपको, मीन निकाल कर और उसमें एम से डिवाइड कर दें। ठीक है ना, और 100 मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज एरर आ जाएगी। तो इसमें 0.8 से 59 को डिवाइड कर दें, 100 मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज बन जाती है। अभी एग्जाम्पल देंगे। फॉर अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, F1 माइनस F2 करेंगे। ध्यान रखना इसमें अच्छी तरह से, नंबर को तो माइनस करेंगे, यानी कि 36 में 23 को तो माइनस करेंगे, लेकिन जो इनका ये एरर है 0.3 और 0.5 एब्सोल्यूट, इनको हमेशा प्लस करेंगे, यानी कि 0.3 प्लस 0.5, ये प्लस का साइन है, 0.3 प्लस 0.5, यानी कि आंसर होगा 13 प्लस माइनस 0.8। तो यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखें कि चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, लेकिन जो एरर है, हम नंबर को तो करेंगे माइनस, लेकिन जो एरर होगी उनको हम हमेशा प्लस करेंगे। अब आप जरा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक एग्जाम्पल देखें। जैसे ये कैपेसिटी दी गई है C1, ये 1.3 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैराड है। C2 कैपेसिटी है 2.4 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफैराड। ये जो कैपेसिटी है इसके सीरीज और पैरेलल के 12th में कनेक्शन है, जिन लोगों ने कर रखे हैं उन्हें मालूम होगा। कैलकुलेट टोटल कैपेसिटी विद परसेंटेज एरर निकालनी है और इन पैरेलल में निकालनी है। ठीक है ना, तो जो पैरेलल कनेक्शन होता है आपका, उसमें जो फार्मूला है वो C1 प्लस C2 का है। ठीक, तो सीधे सीधे 1.3 और 2.4 को ऐड कीजिए, प्लस माइनस 0.1 और 0.2 को ऐड कीजिए। ठीक है, ये तो वाली एरर हमेशा प्लस होंगी। ये आया आपका आंसर 0.3 माइक्रोफैराड। अब अगर परसेंटेज निकालना है तो ध्यान दें, 0.3 को 3.7 से डिवाइड करें और 100 मल्टीप्लाई करें तो 8.1% आया।
अब रिजल्ट हम इसमें भी लिख सकते हैं और इस टर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, परसेंटेज में भी। तो जैसा क्वेश्चन में दिया हो या ऑब्जेक्टिव में जैसा आपको आंसर दिया हो, तो प्लस माइनस लगाकर 8.1% कैलकुलेशन ध्यान रखना, प्लस और माइनस दोनों में ही ऐड करना है। अब देखें एरर इन प्रोडक्ट में क्या होगा। जैसे ये दो नंबर का प्रोडक्ट हो, 2 हो या मोर देन 2 हो, हमें यहाँ डेरिवेशन की जरूरत नहीं है आपको क्रैश कोर्स में, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर निकालनी है। तो डेल्टा x अपान x प्लस माइनस लगा हुआ है, ध्यान रखना यहाँ पर, इक्वल टू प्लस माइनस। अब हमेशा एरर में प्लस ही करना है, चाहे डिवीजन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे माइनस में हो। तो डेल्टा a अपान a इसका और b का डेल्टा b अपान b इसको प्लस कर दें, ठीक। और यहाँ पर ध्यान देना कि जब हम पॉजिटिव और निगेटिव करते हैं तो जो एरर निकल कर आती है उसमें एरर आपकी जो है वो एब्सोल्यूट आती है, यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर निकल कर आती है। तो अब एरर इसी तरह से फार्मूला डिवीजन में देखें, अगर x इज इक्वल टू a अपान b है तो जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर होगी वो डेल्टा x अपान x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपान a प्लस डेल्टा b अपान b, यानी दोनों में फार्मूले एक जैसे हैं, हमेशा प्लस करेंगे, डिवाइड हो तब भी प्लस करेंगे। एरर्स व्हेन क्वांटिटी राइज टू पावर, अगर पावर में दी हो, जैसे a पावर m है, b पावर n है, तो b पावर आपने ऊपर ले लिया न्यूमरेटर में, माइनस n हो गया। इसका जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर का फार्मूला बनेगा वो डेल्टा x अपान x प्लस माइनस लगाएं, m टाइम्स डेल्टा a अपान a और माइनस इसका नहीं लेना, प्लस n डेल्टा b अपान b। हमेशा मैक्सिमम एरर निकालते हैं फ्रैक्शनल, ठीक। परसेंटेज चाहिए हो तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपका परसेंटेज एरर आ जाएगा। इन जनरल में जो फार्मूला है वो हमने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे a पावर 2 है, b पावर 3 है, c पावर 1/2 है, d पावर 3/2 है। तो इसका जो जनरल फार्मूला बनेगा फ्रैक्शनल एरर का वो डेल्टा x अपान x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 पावर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई करें, ठीक। जैसे यहाँ पावर m था तो m मल्टीप्लाई, पावर n है तो n मल्टीप्लाई, निगेटिव लेना नहीं है। तो 2 टाइम्स डेल्टा a अपान a प्लस इसमें पावर 3 है तो 3 टाइम्स डेल्टा b अपान b, इसमें पावर 1/2 है तो 1/2 डेल्टा c अपान c, इसमें पावर 3/2 है तो 3/2 डेल्टा d अपान d। इस तरह से हम फार्मूला बनाएंगे, ये आपको फ्रैक्शनल एरर देगा, 100 मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज दे देगा। आंसर लिखना हो तो इसमें a b c d की वैल्यू डाल दें, x आ जाएगा और प्लस माइनस करके परसेंटेज में फार्मूला लिख दें, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखना, जो डेल्टा a, डेल्टा b, डेल्टा c की वैल्यू है, अगर ये गिवन नहीं है तो हमेशा जैसे 1.3 है तो 0.1 लें, यानी डेसिमल के जितने डिजिट तक दिया हो उसमें लगाकर ले लें, ठीक है ना। अब आगे देखें, ये हमने एग्जाम्पल लिया है, वोल्टेज दिया है V 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट है और करंट दी है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। इसमें परसेंटेज एरर निकालनी है रेजिस्टेंस में। तो रेजिस्टेंस आपको मालूम वोल्टेज अपान करंट होगा, इसका फार्मूला बनाएं फ्रिक्शनल का, डेल्टा R अपान R इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये मैक्सिमम परमिसिबल एरर होती है, वोल्टेज का डेल्टा V अपान V और करंट का हो गया डेल्टा I अपान I। वैल्यू जरा ध्यान दें, डेल्टा V की वैल्यू वहाँ 5 है तो 5 अपान 100 ओरिजिनल वैल्यू है, डेल्टा I वहाँ 0.2 है और यहाँ 100 10 है, 10 से डिवाइड करें, 100 मल्टीप्लाई करें, ये प्लस माइनस 7% आ गई। अगर रीडिंग लिखना हो तो फिर इसमें आप डिवाइड कर लेना, 100 से 10 को डिवाइड कर लें तो 10 रेजिस्टेंस होगा, 10 प्लस माइनस 7%, ठीक, या 0.07 में, जैसा ऑब्जेक्टिव में दिया हो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस टाइप का आप क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आगे। जैसे सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L ओवर G। जरा लैंग्वेज पर क्वेश्चन की ध्यान दें, इस तरह के कई क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ भी चुके हैं और ध्यान रखना कहीं अगर मिलते हैं कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ 20.0 सेंटीमीटर है, नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड, यानी 100 ऑसिलेशन का जो टाइम है वो 90 सेकेंड है, ठीक। यहाँ पर यूजिंग द रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड, यानी लिस्ट काउंट रिस्ट वॉच का 1 सेकेंड है, व्हाट रिजोल्यूशन 1 सेकेंड रिजोल्यूशन है, व्हाट इज द एक्यूरेसी इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी में एक्यूरेसी निकालनी है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है जिसमें एक्यूरेसी पूछी जाए, एक्यूरेसी का मतलब है कि परसेंटेज एरर पूछा गया है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले जो चीज आपसे पूछी जाए, जैसे ये जी है तो जी के टर्म्स में फार्मूला लिखें,
ठीक है ना। तो g इज इक्वल टू आपका 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर हो गया। अब इसका फार्मूला बना लें। तो 4 नंबर है, इसमें कोई एरर नहीं होगी, पाई से कोई मतलब नहीं है, ये फिक्स वैल्यू है। तो डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी। यहाँ पर टी पावर 2 है। अब यहाँ कैपिटल टी होता है, लेकिन आपको जो दिया है वो टोटल टाइम दिया है ये 90 सेकेंड, और उसका जो रेजोल्यूशन है वो 1 सेकेंड है। ठीक, अब जरा वैल्यू पर ध्यान दें। डेल्टा एल की वैल्यू इसमें डेसिमल के 1 डिजिट तक लिखा भी है कि 1 mm एक्यूरेसी है। ठीक है, तो यानी कि सेंटीमीटर में 0.1 तक। अगर नहीं भी लिखा होता तो यहाँ से देखकर डेसिमल के पॉइंट से यहाँ 0.1 लगा लेते, 0.1। ठीक, डिवाइडेड बाई लेंथ 20 है, 20.0 डिवाइड कर लिया, प्लस यहाँ 2 टाइम्स। अब जरा डेल्टा टी अपॉन टी पर ध्यान दें। जो टोटल टाइम पीरियड होता है टी, वो टाइम पीरियड जो होगा टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन होंगे। जैसे यहाँ पर 100 ऑसिलेशन है और टोटल टाइम 90 है, तो इसको अगर हम एरर में देखेंगे तो डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू स्मॉल डेल्टा टी अपॉन टी आएगा। ये तो नंबर है इसलिए ये फिक्स रहेगा, इसमें कोई एरर नहीं होगी, जो कि 100 ऑसिलेशन दिए गए हैं। ये पॉइंट आप जरा ध्यान रखना इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना। और अदर भी आए इस तरह से मिलते हुए क्वेश्चन तो उनको इसी तरह से लगाना। तो यहाँ डेल्टा टी अपॉन टी की जगह हम स्मॉल डेल्टा टी अपॉन टी की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो स्मॉल डेल्टा टी क्या होगा, रिस्ट वॉच से रीडिंग ली गई है जिसका लिस्ट काउंट 1 सेकेंड है। यानी डेल्टा टी अगर कुछ नहीं दिया है तो ध्यान रखना लिस्ट काउंट लेंगे। वैसे भी अगर जब नहीं गिवन होता है, जैसे ये 20.0 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट किया गया है जिसका लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, तो इसलिए डायरेक्ट हम 0.1 यहाँ रख लेंगे। अब यहाँ गिवन है 1 सेकेंड तो 1 डाल दिया, टोटल टाइम पीरियड 90 सेकेंड है तो यहाँ 90 डाल दें। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो प्लस माइनस आ जाएगा 0.027। ठीक, और अगर परसेंटेज एरर है और एक्यूरेसी पूछी गई है तो 100 मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस माइनस 2.7% आ जाएगा। कभी कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि जैसे टाइम पीरियड में उन्होंने एरर पूछा है और जी की वैल्यू को कांस्टेंट दे दिया तो जी को फिर नहीं लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपका किस टाइप का दिया गया है। इसमें तो पूछा ही गया है कि जी की वैल्यू में कितना जो है वो एक्यूरेसी होगी या परसेंटेज एरर होगा, तो उसी हिसाब से उसको निकाल। हाँ, आप एरर के जरा 2 क्वेश्चन को यहाँ और समझने की कोशिश करें। जैसे ये टाइम पीरियड है 10 ऑसिलेशन का दिया हुआ है एज मेजर्ड बाई T1, T2, T3, ये 3 रीडिंग ली गई है टाइम पीरियड निकालने के लिए सिंपल पेंडुलम से। इसका प्रेसिजन और एक्यूरेसी निकालना है। बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना कि प्रेसिजन लिस्ट काउंट होता है, इसमें डेसिमल के 1 डिजिट तक रीडिंग ली गई है, इसलिए लिस्ट काउंट 0.1 सेकेंड होगा। और जब रेजोल्यूशन निकालना हो तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालें। तो मीन वैल्यू निकालें, जो ऑसिलेशन 10 लिए गए यानी कि तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड करें, फिर इनका डिफरेंस निकालें, डेल्टा T1, डेल्टा T2 और डेल्टा T3। फिर जब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालें तो तीनों का मॉड लेकर डिवाइडेड बाई 3 करें। यहाँ एक पॉइंट बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये 0.17 आया है, इसमें जो एक्यूरेसी है वो 0.2 ली जाएगी, क्योंकि जब इनको आप प्लस करेंगे तो डेसिमल के 1 डिजिट तक हैं और प्लस में डेसिमल के 1 डिजिट तक आंसर दिया जाता है, इसलिए इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर 1 से इंक्रीज करके 2 लिख दें, क्योंकि ये 7.5 से बड़ा है। ठीक, यहाँ लिख भी दिया है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन ये इस फार्मूले से दिया जाता है। ठीक, T इज इक्वल टू 2 पाई, जो क्वेश्चन में गिवन है फार्मूला वही आपके लिए एक्यूरेट है। 7R माइनस आर डिवाइडेड बाई 5G। इसमें कैपिटल R की वैल्यू 60 प्लस माइनस 1 मिलीमीटर है, स्मॉल r की 10 प्लस माइनस 1 मिलीमीटर है। ठीक, और जो T फाउंड किया गया है उसकी रीडिंग ये दी हुई है आपकी 1, 2, 3, 4, 5 रीडिंग है। ठीक, 0.52, 0.56, 0.57, 0.54, 0.59। इसमें जो स्मॉल r है लिस्ट काउंट वॉच का गिवन है 0.01 सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पर पहले परसेंटेज एरर निकालें स्मॉल आर में। स्मॉल आर में जो डेल्टा आर है वो 1 है, उसमें 10 से डिवाइड करें तो 1/10 यानी कि 10% होगी। फिर इसके बाद जो टाइम पीरियड दिए गए हैं इनका मीन निकालें, सबको प्लस करें, 5 से डिवाइड करें। यहाँ भी राउंड ऑफ करना न भूलना। यहाँ डेसिमल के 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 है, तो डेसिमल के 2 डिजिट में आंसर दीजिए। तो ये इंक्रीज कर दीजिए, 0.56 हो गया। अब इनका जो है वो डिफरेंस लीजिए इंडिविजुअल, हमने डायरेक्ट लिखा है T1, T2, T3
T3, T4, T5 के साथ और उनका मॉड ले लीजिए, ठीक। और इसके बाद 5 से डिवाइड कर दें तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर आपकी आ गई, ठीक। इसको भी यहाँ पर राउंड ऑफ करना नहीं भूलना, डेसिमल के 2 डिजिट तक, यानी कि 0.02 होगा। अब परसेंटेज एरर जो टी में आएगा उसमें यहाँ पर आपका डेल्टा टी अपॉन टी होगा, ठीक है ना। तो डेल्टा टी आप कैलकुलेट कर चुके हैं और टी की वैल्यू टाइम पीरियड की आपको मालूम है, इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये वैल्यू, ये है टी की वैल्यू, तो ये आपका परसेंटेज में आ गया। अब परसेंटेज एरर हमको जी में निकालनी है, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में दोनों तरफ का स्क्वायर करिए तो टी का स्क्वायर आ जाएगा, आर माइनस आर रहेगा और ये सब कांस्टेंट हैं। इसका मतलब स्क्वायर का 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी, और इनको ऐसे लिखेंगे डेल्टा आर माइनस डेल्टा स्मॉल आर अपॉन आर माइनस आर, डेल्टा आर अपॉन आर, ठीक, इंटू 100। ये परसेंटेज में हमको मालूम है, इसकी वैल्यू पुटअप कर दी यहाँ से, और डेल्टा आर यहाँ से लें, ये 1 है और स्मॉल डेल्टा आर भी 1 है, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस आर 50 होगा, 60 - 10, ठीक। और इसमें ये 11% आ गया आपका जी में। तो इसमें जरा आप राउंड ऑफ करना और इन चीज़ों को मत भूलना। तो ओके स्टूडेंट, हमने इसमें जो लेक्चर है इसमें काफ़ी पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके।